दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस डेटा और रिसर्च की बात करने वाले हैं वो हरियाणा की राजनीति के एक बेहद दिलचस्प पहलू से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की एक सदी लंबी राजनीतिक यात्रा की। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत समय के साथ बदलती है, बहुत बुरी तरह गिरती है और फिर से उठ खड़ी होती है। शुरुआत हम इस बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या 100 साल पुरानी राजनीतिक विरासत आज के रोजगार तलाशने वाले एकदम मॉडर्न युवाओं के साथ सच में जुड़ सकती है? अक्सर जब हम राजनीति में वंशवाद या डायनेस्टी की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि हुड्डा परिवार ने इस धारणा को काफी हद तक चुनौती दी है। चलिए, इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हुड्डा परिवार की राजनीतिक जड़ें एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 4 पीढ़ियों जितनी गहरी हैं। ये सफर शुरू होता है चौधरी मातूराम हुड्डा से, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा थे। फिर आते हैं रणबीर सिंह हुड्डा, जिन्होंने हमारी संविधान सभा में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद तीसरी पीढ़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस विरासत को बिल्कुल टॉप पर पहुंचाया और वो लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और अब चौथी पीढ़ी के रूप में दीपेंद्र हुड्डा मॉडर्न लीडरशिप का चेहरा बनकर उभरे हैं। मतलब ये लगभग 100 साल का एक बिना रुके चलने वाला राजनीतिक सफर है। राजनीतिक रिसर्च पेपर्स भी यही बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति को इन राजनीतिक परिवारों से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। जैसा कि एक जगह बहुत सटीक लिखा गया है, यदि राजनीतिक घराने भारतीय राजनीति का स्वाद है तो हरियाणा इसकी राजधानी हो सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हुड्डा परिवार के अलावा भी चौटाला, भजनलाल और बंसीलाल जैसे परिवार यहाँ की राजनीति की धुरी रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की कहानी इनमें थोड़ी अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रोफाइल में एक बड़ा गजब का कंट्रास्ट है। एक तरफ देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की पहचान रोहतक की ठेठ कृषि आधारित जाट हार्टलैंड से जुड़ी है, एकदम जमीनी। लेकिन दूसरी तरफ उनका बायोडेटा देखिए, वो किसी टॉप ग्लोबल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जैसा है। उन्होंने इंजीनियरिंग की है, अमेरिका के प्रतिष्ठित केली स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया है और इन्फोसिस, सेबर कॉर्पोरेशन और रिलायंस जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनियों में काम किया है। जमीन से जुड़ाव और एक मॉडर्न ग्लोबल विजन का ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बो है। और इसी शानदार कॉर्पोरेट बैकग्राउंड ने उनकी एक खास छवि बनाई है, एक पॉलिसी ओरिएंटेड पॉलिटिशियन की। देखिए, हरियाणा की राजनीति पारंपरिक रूप से अपने बाहुबल या स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इसके उलट दीपेंद्र हुड्डा ने खुद को एक शांत, पढ़े लिखे और डेटा संचालित नेता के रूप में पेश किया है। वो शोर शराबे से ज्यादा फैक्ट्स और नीतियों पर बात करना पसंद करते हैं। सिर्फ 27 साल, जी हाँ, ये वो उम्र थी जब दीपेंद्र ने साल 2005 में राजनीति में कदम रखा था। अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई रोहतक लोकसभा सीट से उन्होंने उपचुनाव लड़ा और पहली ही बार में जीत हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वो संसद में कदम रखने वाले सबसे युवा सांसद थे। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, द फॉल एंड द राइज। रोहतक 2019 से 2024, 750। दोस्तों, ये महज एक नंबर नहीं है, ये दीपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक करियर का एक बहुत बड़ा झटका था। 2019 के लोकसभा चुनावों में जहां देश भर में एक अलग ही लहर थी, दीपेंद्र अपना सबसे मजबूत गढ़ यानी रोहतक मात्र 750 वोटों के बहुत ही मामूली अंतर से हार गए। हमारे स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि इस हार का एक बहुत बड़ा कारण कोसली विधानसभा क्षेत्र था, जहां से उनके विरोधी को एक तरफा बढ़त मिल गई थी। यह उनके लिए यकीनन सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। इस हार के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें रोहतक की जटिल जातिगत राजनीति को थोड़ा समझना होगा। रोहतक को जाट हार्टलैंड कहा जाता है। 2019 में सत्ताधारी दल ने जाट बनाम गैर जाट का जो नैरेटिव सेट किया, उसने इस इलाके में हुड्डा परिवार के प्रभाव की बहुत कड़ी परीक्षा ली। OBC और अन्य गैर जाट समुदायों का ध्रुवीकरण हुआ और इसका सीधा नुकसान दीपेंद्र को उठाना पड़ा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। फिर आता है साल 2024 और जरा इस जंप को देखिए, सीधे 3.4 लाख। ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पलटवार था। उसी रोहतक सीट से बिल्कुल उसी विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 में 3,40,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 5 सालों में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इतनी करीबी हार इतनी बड़ी जीत में तब्दील हो गई? इसी का जवाब है हमारा अगला हिस्सा, द पल्स ऑफ द यूथ, आर्किटेक्टिंग द कमबैक।
हुआ यूं कि 2024 के चुनाव आते आते ग्राउंड पर स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से हावी हो चुके थे। राज्य के युवा और ग्रामीण मतदाता चरमराती कृषि व्यवस्था, बेरोजगारी और रोजमर्रा के आर्थिक संघर्षों से गहरे फ्रस्ट्रेशन में थे। दीपेंद्र ने हवा का रुख भांपा और इसी हताशा को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। उन्होंने बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों के बजाय लोगों के किचन और करियर से जुड़े सीधे मुद्दों पर बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने किन मुद्दों को उठाया? सबसे ऊपर थी बेरोजगारी, और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध। देखिए, रोहतक, सोनीपत और अहिरवाल बेल्ट के युवाओं के लिए सेना में नौकरी हमेशा से रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन रही है, जिस पर अग्निपथ ने गहरा असर डाला था। इसके साथ ही उन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया। किसान आंदोलनों में वो लगातार सक्रिय रहे और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। इस दौरान उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट था। जरा उनका ये बयान सुनिए। हरियाणा बेरोजगारी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ये साफ दिखाता है कि वो एक पारंपरिक राजनेता की तरह गोलमोल बातें करने के बजाय एक डेटा ड्रिवन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ जनता से संवाद कर रहे थे। तो अगर हम इस ऐतिहासिक जीत के फॉर्मूले को डीकोड करें तो 3 बड़े कदम सामने आते हैं। पहला, उन्होंने उस कोसली क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाई जहां 2019 में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, खासकर अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन करके। दूसरा, उन्होंने सेना और युवाओं के मुद्दों पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। और तीसरा, चाहे वो किसान हो या पहलवान, हर बड़े जमीनी विरोध प्रदर्शन में वो व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। इससे लोगों के बीच उनकी एक मजबूत ग्राउंड कनेक्शन वाली छवि बन गई। द होराइजन, फ्यूचर लीडरशिप इन हरियाणा। आइए देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। आज स्थिति ये है कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ हरियाणा के एक क्षेत्रीय नेता नहीं रह गए हैं। उन्हें अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी और अहम हिस्से के रूप में देखा जाता है। उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2024 की इस शानदार जीत के बाद राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुके हैं। हाल के कई एग्जिट पोल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक डार्क हॉर्स या छुपे रुस्तम उम्मीदवार के रूप में देखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने भारी अंतर से जीतकर अपना ग्राउंड कनेक्शन साबित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के भीतर की ऐतिहासिक गुटबाजी के बावजूद वो अपनी पारंपरिक जाट विरासत और आधुनिक नीति निर्माता की छवि के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे, जो सीधा हमारे स्रोत से निकल कर आता है। क्या कॉरपोरेट दुनिया से लेकर जमीनी राजनीति तक का ये लंबा सफर तय करने वाले दीपेंद्र हुड्डा अपनी इस 100 साल पुरानी पारिवारिक विरासत का वो पुराना दबदबा वापस ला पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हम जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।